तभी मीडिया में आप सभी दर्शकों का सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। जान है तो जहान है। और तभी मीडिया पहले आभार प्रकट करता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की स्थापना करवाने वाले, पूरा सब कुछ करवाने वाले सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी को, जिन्होंने अभी ओपीडी शुरू होने को है उससे पहले, बहुत समय पहले ही अलग अलग क्षेत्रों में अपने महारथी डॉक्टर भेजे हैं। उन्हीं में डॉक्टर सुनीता कुमारी जी हैं। आप फिजियोलॉजी विभाग की नेत्र फिजियोलॉजी विभाग से हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दर्शकों, हर दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग में भी हर दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्लीप डे। इंसान के लिए नींद बहुत ही आवश्यक है। पूरा विश्व ने कल 15 मार्च को यह दिन मनाया और उसमें खुद पूरा न केवल डॉक्टर सुनीता कुमार जी का विभाग बल्कि पूरे एम्स का विभाग इस पर बात करता रहा और इसलिए डॉक्टर सुनीता कुमारी जी से हमने आमंत्रित उन्हें किया है। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा। डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर सुनीता जी, कल मुझे खबर लगी कि एम्स में आप पूरा स्टाफ ने और आपने सबने 15 मार्च जो वर्ल्ड स्लीप डे होता है वो मनाया है और कहा जाता है ये बुनियादी नींद है, कुछ और बातें हैं। आपसे जानना चाहूंगा ये स्लीप डे मनाने का बहुत अच्छा कारण क्या है, और फिर आता हूं विषय पर दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेकर देने के लिए। जी। स्लीप डे जो है ये 2008 में वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था और इसका एम है कि इस दिन जो साइंटिस्ट है वो एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं लोगों को अवेयर करने की कि स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है और हेल्थ के लिए, और एडिक्वेट और रेस्टफुल स्लीप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्लीप के दौरान हमारी बॉडी में कुछ इम्पोर्टेंट गतिविधियां चलती हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें 7 से 9 घंटे की स्लीप जो है वो ज़रूर लेनी है। और एडिक्वेट स्लीप और रेस्टफुल स्लीप ना लेने की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में हम अवेयर करते हैं आज के दिन लोगों को। डॉक्टर सुनीता जी, ओपनिंग रिमार्क्स इतने जबरदस्त हैं कि दर्शक जुड़ते जाएंगे, संभवतः कुछ से पूछे भी। डॉक्टर साहब कहते हैं व्हाट इज द स्लीप एंड व्हाट हैपन इन आवर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप। अक्सर होता है जब आप सोते अलग अलग बातें होती हैं, दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा। जी, स्लीप जो है ये एक फेज है जब हमारा माइंड और ब्रेन जो है वो रेस्ट लेता है। लेकिन हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से रेस्ट में नहीं जाती है, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो होम्योस्टैटिक और डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस चलते रहते हैं। और जब हम अवेक स्टेट में होते हैं तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म के चलते और बहुत सी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज के चलते कुछ टॉक्सिन्स का निर्माण होता है हमारी बॉडी में। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है जब हम अवेक स्टेट में होते हैं। लेकिन नींद के दौरान हमारा ब्रेन और बॉडी जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है और जो टॉक्सिन्स हैं उनको हटाता है। डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, कहा जाता है कि पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसे फीडिंग भी मिलती है। ये अलग अलग आ गए, बचपन आ गया, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया। जानना चाहूंगा सीधे प्रसारण में कि अलग अलग स्लीप के जो वेरिएशन है, बच्चों में कितनी स्लीप होनी चाहिए, युवाओं में कितनी होनी चाहिए, बुजुर्गों में कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या डॉक्टर सुनीता कुमारी जी जितनी नींद इस प्रकरण में बड़े छोटे में मेल के लिए है, क्या उतनी ही फीमेल के लिए आवश्यक है? समानता है या डिफरेंट है? जी, नींद की जो आवश्यकता है ये वेरी करती है। एक तो अकॉर्डिंग टू एज वेरी करती है, लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, चाहे वो मतलब जेंडर उनका मेल है या फीमेल है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी सेम एज के लोगों में वेरी करती है। लाइक जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, वो 24 आवर्स में 16 से 18 घंटे तक सोते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, लाइक जो टीनेजर्स हैं, उनकी स्लीप रिक्वायरमेंट 10 से लेके 12 घंटे तक भी हो सकती है। लेकिन जो एक नॉर्मल अडल्ट है
उनकी स्लीप रिक्वायरमेंट 7 से लेके 9 घंटे तक होती है पर 24 आवर्स में, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये एक रेंज है 7 से लेकर 9 घंटे। लेकिन हमारी नींद के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो लाइट का रहता है। तो इसीलिए जो इंट्रायूटेरल लाइफ में जो बेबी होता है, क्योंकि उसको आइज़ के ऊपर लाइट कभी पड़ी नहीं है, तो उसने लाइट को कभी नहीं देखा, उसके ब्रेन में कभी लाइट एंटर नहीं की। तो उनका जो स्लीप वेक साइकिल है वो उनकी सर्केडियन रिदम जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है। और यही वजह है कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो बच्चे जो हैं वो उनका कोई साइकिल नहीं होता, वो दिन में कभी भी सोते हैं और रात में भी कभी जागते हैं। उनका ये ऐसे हैफिजेटली ही चलता है। एंड विद द प्रोसेस पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका जो स्लीप साइकिल है वो रेगुलेट होता जाता है। डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, हम भारतीय हैं और हमें गर्व है भारतीय होने का। अलग अलग हमारे यहाँ धर्म हैं और सभी का पूरा आदर भारत में है, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे बौद्ध है, जैन है और हिंदू धर्म है। महाभारत के काल में डॉक्टर सुनीता जी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को जब भेजा गया कि ये लड़ेगा और उसके लिए कहा गया जो चक्रव्यूह है, जो युद्ध हुआ था उस समय, उसमें डाला गया। कहा यह जाता है कि अब अभिमन्यु ने यह कहा कि मैं जाऊंगा और इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, मगर उस चक्रव्यूह को ना तोड़ पाया और उसकी डेथ हो गई। बताया यह जाता है, तो पूछा गया क्यों हुआ, तो बताता ये कैसा द्रौपदी के गर्भ में जब अभिमन्यु जी पल रहे थे, उस वक्त बताया जब उनके अभिमन्यु के पिता अपनी पत्नी को बता रहे चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। वो बच्चा कहते हैं गर्भ में अभिमन्यु सब सुन रहा था, अचानक उसे नींद आ गई और कैसे चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलना है वो नहीं कर पाया, ये डेथ हो गई। आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है जब एक महिला गर्भवती होती है 9 महीने उसको एक भारतीयता करने के लिए मेरे घर में एक अच्छा सपुत्र हो, भारतीय हो, अच्छे से फोटो लगाती है और कि एक मेरे घर में खूबसूरत बच्चा हो, और अलग अलग धर्म जाति के इस गर्भावस्था में बहुत अपना धार्मिक भावनाओं को याद भी करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या ये सच है कि जब एक महिला गर्भवती होती, माँ बनने से पहले 9 माह कोख में जब उसके बालक बालिका पलती है, उसे डॉक्टर साहब क्या क्या करना चाहिए, उसे प्रेग्नेंट लेडी को कितनी नींद लेनी चाहिए, और ऐसे में क्या उसे हमेशा ही एक पॉजिटिव सकारात्मक धार्मिक भावनाओं से जुड़े होना चाहिए? जी, बिल्कुल जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ों से जुड़े रहना है। और ऑन एन एवरेज एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी जैसे किसी अडल्ट के लिए जितनी नींद की रिक्वायरमेंट है 7 से 9 घंटे उतना उसको लेना ही है। लेकिन उसको दोपहर में भी लंच के बाद 1 या 1.5 घंटा जो है उसको रेस्ट लेनी है। और जहाँ तक जैसे आपने कहा कि अभिमन्यु मतलब वो चक्रव्यूह को नहीं भेद पाए क्योंकि उनकी मदर जो है वो सो गई थी कहानी सुनते-सुनते। तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है क्योंकि जो भी मदर जो है सुनती है और जैसा भी वो फ़ील करती है और जो भी हम देखते हैं और सुनते हैं, महसूस करते हैं, इवन जो भी हम खाते हैं, और इन सारी चीज़ों का जो है हमारे बॉडी में जो बहुत से हार्मोन्स जो सर्कुलेट करते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लाइक जब हम अवेक स्टेट में होते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो जब हम मतलब हम जब भी जागे होते हैं तो हम जो है एक फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, और जब रेस्ट लेते हैं तो ये जो स्ट्रेस के जो मार्कर्स हैं वो डाउन चले जाते हैं हमारे ब्लड में। तो क्योंकि अब मदर जो भी महसूस कर रही है उसका पूरा जो इफेक्ट जो है उसके ब्लड में जो हार्मोनल लेवल है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो सर्टेनली उसी ब्लड के थ्रू जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो रही है बेबी को भी। तो डेफिनेटली बेबी के ऊपर भी इन हार्मोन्स का जो है वो इफेक्ट होता है। डॉक्टर सुनीता जी बड़ा धन्यवाद। चूंकि प्रजातंत्र के चौथा प्रहरी में दायित्व होता है कि जनता को जागरूक करना, जनता को बताना, और उसी क्रम में आपने एक नया और इतिहास रच दिया है एम्स के माध्यम से। डॉक्टर सुनीता जी, एक बात और कही जाती है कि
लंच के बाद यू मस्ट टेक स्लाइटली रेस्ट। और जी, ये मैं बात जोड़ना चाहूंगा, आप जैसी योग्य ग्रेट महिला, एक डॉक्टर जो वर्किंग वुमन है और भी हैं, क्या ये पॉसिबल होता है कि स्लीप में आपका जो विभाग है, ये इस विभाग पर जो फिजियोलॉजी है, क्या महिलाओं को या सभी को लंच के बाद क्या थोड़ी नैपी थोड़ी लेनी चाहिए? नींद अगर लें तो अपने कार्यालय में कैसे ले सकते हैं? इससे जुड़ा एक और जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहूंगा। पहले ये जानकारी दर्शकों के लिए डॉक्टर सुनीता जी, अगर लंच में कहा जाता है, आपका विभाग भी कहता है कि खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ी सी नींद आवश्यक है, अगर वो लेनी है तो कैसे लेनी है, खास करके वर्किंग क्लास को? जी। लंच के बाद थोड़ी-सी रेस्ट जो है वो एडवाइजेबल है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए 1 से 2 घंटे की रेस्ट जो है वो मस्ट है। लेकिन जो नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं, मेल्स हैं, उनके लिए एडवाइजेबल है, मतलब ऑप्शनल है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। और रेस्ट की बात जो नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं उनके लिए लंच के बाद रेस्ट की बात की गई है, लेकिन नींद के लिए नहीं बोला गया है कि उनको नींद करना आवश्यक है। जो हमारी सर्केडियन रिदम है उसको रेगुलेट करने के लिए और हमारी जो नींद है वो रेस्टफुल हो, प्रॉपर हो और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये 9 से 8 7 से 9 घंटे की जो नींद जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका जो टाइमिंग्स है वो रात को 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे का टाइम जो है वो आइडियल होता है। और हमें रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का जो टाइम है उसमें 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है और वो हमारी नींद जो है अनइंटरप्टेड हो और रेस्टफुल हो। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम डे टाइम में जो नैप लेते हैं उसको हम अवॉइड करें एक्चुअली। और ये जो नैप है ये किसी भी केस में हमें दिन को 3 बजे के बाद नहीं लेना है, उससे पहले लेना है और ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मस्ट है। लेकिन जो नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं उनके लिए एडवाइजेबल है, मगर ये उनके लिए मस्ट नहीं है। डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधाएं दी हैं। अभी राजनीति में बहुत सक्रियता जो महिलाएं आएंगी, आज चुनाव आयोग भी चुनाव की घोषणा करने वाला है, कब कब होंगे। हमारे डॉक्टर साहब, महिलाओं को बहुत सम्मान है डॉक्टर सुनीता जी, और हमें गर्व है कि एम्स में भी यही है कि महिलाओं को, हर एम्प्लॉय जो है किसी भी सेक्शन की, उसे बहुत सम्मान दिया जाता है और यही प्रथा यहाँ चल रही है। डॉक्टर साहब, देश में लगभग ये तय है कि जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है वर्किंग क्लास में, उसको कुछ लीव दी जाती है। इवन अब तो ये भी पता लगा शायद उसके लाइफ पार्टनर को भी कुछ समय के लिए दिया जाता है। मगर डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, कि जो हमारी फीमेल है, मैरिड और अनमैरिड, जब वो युवावस्था में आने ही होती है तो उसे एक जो पीरियड कहते हैं वो शुरू हो जाता है और कहा जाता है, हम हिंदी में मधुमास भी कहते हैं, अंग्रेजी में मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं, पंजाबी में किसी और भाषा में कहते हैं। कई डॉक्टर सुनीता कुमारी जी राज्यों में उन्होंने एक ये सिस्टम रखा, जब कोई भी फीमेल इस पीरियड से गुजरती है तो शी विल गेट लीव, 5-6 दिन की छुट्टी दी जाती है। मगर जहां तक मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या जी ऐसे समय में जब एक महिला, कोई फीमेल जो है इस पीरियड में होती है, क्या उसे नींद और भी आवश्यकता है? और क्या ऐसे समय में अगर वो नींद दिन में कहीं उसे होता है, कैन यू शी टेक ए स्लीप इन मॉर्निंग आवर्स आल्सो? जी, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, नॉर्मल फीमेल है, चाहे वो पीरियड्स के दौरान है, उसको उतनी ही नींद की आवश्यकता होती है जितनी अदरवाइज जब वो पीरियड्स में नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि 7 से लेके 9 घंटे की नींद की आवश्यकता जी। है। हाँ, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब है या कोई और इश्यू है, किसी और वजह से उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा रेस्ट जो है वो ले सकती है। डॉक्टर साहब, एक और शब्द आता है, संभवतः ये आप ही के डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, स्लीप एप्रिया जो होता है, और उसके साथ साथ ही डॉक्टर साहब एक होता है कि आदमी सोते हुए खर्राटे लेता है, और कई बार ये खबर भी आती है कि बंदा खर्राटे ले रहा था और सुबह वो उठा नहीं।
तो डॉक्टर साहब जी। ये स्लीप एप्निया और ये जो खर्राटे हैं, इसकी नींद में आने की वजह क्या है और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जी। स्लीप एप्निया जो है ये नींद के दौरान हमारी रेस्पिरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से होता है। और जो खर्राटे की आवाज़ है, वो हमारी जो साँस की नली है, वो उसके बंद होने की वजह से खर्राटे हमें आते हैं। और खर्राटे के दौरान क्या होता है कि जो साँस की नली में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो जो ऑक्सीजन है, वो प्रॉपर हमारे लंग्स में नहीं पहुँच पाती है। और जब हम डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो उससे पेशेंट जो है वो नींद नींद से वो जाग जाता है और फिर जब जाग जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए रिलीव हो जाती है। और ये साइकिल जो है वो पूरी रात भर कई बार ऐसा साइकिल जो है ये रिपीट होता है। तो इस किस्म की नींद जो है वो उसको रेस्टफुल स्लीप नहीं माना जाता है। और स्लीप एप्निया जो है ये इसके कई कारण होते हैं, ये 2 प्रकार का मेनली होता है। एक तो उसे हम सेंट्रल स्लीप एप्निया कहते हैं, जो कि हमारे दिमाग में एक सेंटर होता है जिसे हम स्लीप रेगुलेशन सेंटर बोलते हैं। जो वहाँ पर अगर प्रॉब्लम है, स्लीप का रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से स्लीप एप्निया है। मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, प्रॉब्लम हमारे रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर में है। तो दूसरा रहता है कि अगर हमारे नेक मसल्स में कोई प्रॉब्लम है या हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है और हमारी जो है इंटरप्टेड स्लीप होती है। तो डॉक्टर इसको सुनीता हम जी, डिफरेंट जी, 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 प्लीज़ बात जारी इसको रखें डॉक्टर साहब। जी। डिफरेंशिएट हाँ, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें जो है वो टेस्ट किया जाता है जिसे हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। वो जिससे हम नींद को मेजर करते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट जो है उसको नाइट स्टे करना होता है हॉस्पिटल में। ऑल्दो ये ओपीडी बेसिस पे ही होता है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है पेशेंट को। उसको हम नाइट स्टे करना होता है और वहाँ जो स्लीप लैब है वहाँ रुकना होता है। वहाँ एक उसको प्रॉपर बेड होता है, स्पेशल काइंड ऑफ बेड। तो उसकी बॉडी पे कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं जिसके थ्रू उसकी स्लीप को मॉनिटर किया जाता है एक स्लीप टेक्नीशियन के द्वारा। और वहाँ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, लाइक खर्राटे ले रहा है पेशेंट, किस तरह के खर्राटे हैं, उसके जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, या स्लीप के दौरान वो उठता है, या किसी को चलने की प्रॉब्लम है स्लीप के दौरान, कोई दांत खटखटा रहा है, वो सारी चीज़ें भी उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और उसकी विजुअल रिकॉर्डिंग भी होती है कि स्लीप के दौरान किसी को चलने की प्रॉब्लम तो नहीं है। और इस सारे उसकी बॉडी में मल्टीपल सेंसर्स लगाए होते हैं। ऑल्दो ये पूरी तरह से नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। तो इसके थ्रू हम स्लीप को मेजर करते हैं और हम डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलता है और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी जो है वो प्लान करने में इससे हेल्प मिलती है। और दूसरा जो पेरिफेरल वाला स्लीप एप्निया है, जैसे मैंने कहा कि उसमें अगर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में थ्रोट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नेक मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो एक उनकी तरफ से भी थोड़ा सा एक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर सुनीता जी, ये भी कुछ कहा जाता है कि जिसको खर्राटे आते हैं, एक ईपैप जैसे होती है, अगर वो उसका इस्तेमाल करता है डॉक्टर की एडवाइस पर, तो क्या वो एक नॉर्मल स्लीप जो है लेने के लिए उसे लाभदायक ये चीजें हो सकती हैं? जी हाँ, ये एक डॉक्टर के द्वारा ही एडवाइस किया जाता है, अपनी मर्ज़ी से पेशेंट को ये सब नहीं लेना है। और जब एक ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आपको इस तरह की एड का जो है इस्तेमाल करना है, तो ये डेफ़िनेटली हेल्पफुल होती है। डॉक्टर सुनीता जी, अक्सर मेल मैक्सिमम, खैर आजकल तो फीमेल भी हम कहते परसेंटेज आ सकती है, वो है कि कहते हैं यार अगर मैं ड्रिंक कर लूं तो मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है। क्या ये मिथ वास्तव में डॉक्टर सुनीता कुमार जी सही है कि इफ यू कंज्यूम सम अल्कोहल एंड इट इज गुड फॉर योर स्लीप? जी, अल्कोहल जो है ये एक टोटली हार्मफुल है। ये इसका इवन स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी साइंस जो है वो अल्कोहल की कंज़म्पशन एडवाइस नहीं करती है, पहली बात। दूसरा, जो हम कहते हैं कि सोने से पहले अगर अल्कोहल ले लें तो नींद अच्छी आएगी, वो बेसिकली क्या है कि अल्कोहल का हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है। अल्कोहल जो है वो हमारी जो है वो
सोचने की शक्ति को, डिसीजन मेकिंग को और सारी चीज़ों को वो कम करता है। और उसकी वजह से हम जो है वो बहुत सोचते नहीं हैं। मतलब हम थोड़ा-सा केयर फ्री हो जाते हैं, अल्कोहल का जो ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है। तो केयर फ्री होने की वजह से हमें लगता है कि हमें अच्छे से नींद आ रही है। लेकिन ये एडवाइजेबल है कि हमें केयर फ्री होना है, हमें जो है वो ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस को अवॉइड करना है, बट नॉट बाय यूजिंग अल्कोहल। अदरवाइज़ हम रात को सोने से पहले एक सूदनिंग म्यूज़िक सुनें, इसका बहुत ही हेल्पफुल इफ़ेक्ट होता है। और योगा और मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, और सूदनिंग म्यूजिक सुने, ये बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अल्कोहल जो है ये टोटली प्रोहिबिटेड है, अल्कोहल नहीं लेना है। डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, मैं थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ में अगर चला जाऊं तो आप गुस्सा नहीं करिएगा, दर्शकों के लिए जी जानकारी आवश्यक है। मुझे जो खबर मिली है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी जी जो डॉक्टर हैं, और जब पत्नी भी डॉक्टर हो और घर में सारा डॉक्टर परिवार हो तो उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि घर में जब आपकी डिस्कशन होती है तो जरूर ये बात होगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से बात करते होंगे, आप सोशियोलॉजी विभाग में हो, दूसरे में है। इसका निश्चित तौर पर लाभ डॉक्टर साहब मुझे पक्का विश्वास है कि पेशेंट को मिलता होगा। मगर जी आपसे ही जानना चाहूंगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है आप जैसी योग्य डॉक्टर जब इस फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में है, इससे पहले अलग अलग जहां भी आप रहे, और जहां तक मुझे याद है शायद आप मेडिकल कॉलेज में भी थी, जो मेरी याददाश्त कमजोर भी हो सकती है। अब आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, इतना असीम अनुभव लेकर आप आए हैं एम्स में, जम्मू कश्मीर, बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख, 5 दरियाओं की धरती पंजाब के कुछ जिलों में, और देवभूले हिमाचल हमारे साथ ही है, इनके पेशेंट भी आएंगे। जो जी आपका एक इतना अनुभव है वो मैं सभी दर्शकों के लिए साझा करना चाहूंगा। और अगर जब आप ओपीडी शुरू होनी है एम्स में, बस होने वाली है विजयपुर, किस सेक्शन में आपके पास आना पड़ेगा ये बीमारियों को निजात पाने के लिए? जी जैसा कि आपने कहा कि लाइफ पार्टनर भी डॉक्टर हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सेम फील्ड में होते हैं तो कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। और डेफिनेटली इससे पेशेंट्स को और मतलब हमें अपनी सर्विसेज डिलीवर करने में बहुत आसानी रहती है। एवरी टाइम हमें अपनी जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं या वो पार्टनर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है कि अब हमें क्या करना है। अब लाइक मेरे हस्बैंड है, अगर उनको रात को अगर नाइट टाइम अगर हॉस्पिटल से कॉल आती है, तो वो रात को 1 बजे भी उठकर चले जाते हैं। एंड आई नेवर क्वेश्चन कि आप क्यों जा रहे हैं, बिकॉज़ मुझे पता है। तो वैसा वर्सा भी ट्रू है, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता है अपने प्रोफेशनल उसमें, तो डॉक्टर साहब ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि मतलब ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है जब हस्बैंड वाइफ डॉक्टर होते हैं तो। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी से बिलोंग करती हूँ। फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको मुझसे मिलने के लिए फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आना पड़ेगा, या फिर आप मुझे जैसे हमारा एक वेलनेस क्लिनिक रहेगा, वहाँ पर आकर मिल सकते हैं, जहाँ योगा और मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ चलेंगी। और लाइफ़स्टाइल जो डिज़ीज़ेज़ हैं, हम उनके साथ डील करेंगे, जैसे स्लीप प्रॉब्लम है या बाकी जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ होती हैं, ओबेसिटी है, उन सब चीज़ों के साथ हम डील करेंगे। तो आप वहाँ पर आकर मुझे मिल सकते हैं। डॉक्टर सुनीता जी, एक समय था जब हम आप छोटे थे तो कई खास करके जम्मू कश्मीर में अखबारें जो है दूसरे दिन पहुंचती थी। फिर वो जमाना गया, टेलीविजन का जमाना आ गया, और डॉक्टर साहब इसके बाद सोशल मीडिया का आ गया। जी, आप अपने निवास स्थान से मुझसे जुड़ी, और मैं अपने निवास स्थान से सीधा प्रसारण कर रहा हूँ जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, सब जगह देख रहा है। अब इसी को आखिर में, अब आजकल हो गया डॉक्टर साहब पूरा, जैसे आपने देखा होगा बड़े टेलीविजन के जितने भी बड़े बड़े सेंटर हैं वो अब इस सोशल मीडिया में छोटे छोटे में आ गए हैं। मगर इसके बाद जो और छोटा हो गया है, कहते हैं एक रील बनानी है, यानी कि आपने कुछ ही 1 मिनट या कुछ समय के अंदर आपने एक रील में अपना मैसेज देना है, वो भी आजकल चलती है। आखिर में यहाँ पर सीधा प्रसारण में आपका संदेश सभी के लिए चाहूंगा, इससे पूरी जो आपके नींद सही लेने के लिए आपका संदेश जो हम
इस सीधे प्रसारण के साथ एक छोटी रील में भी सभी को दिखाएंगे। तो आखिर में आपका वो संदेश सभी के लिए। जी। जी, जो स्लीप जो है ये हमारी सेहत की बुनियाद है। हमारे लिए 7 से लेकर 9 घंटे की रोज़ाना स्लीप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप के दौरान हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन और होम्योस्टैटिक फंक्शंस जो है वो चलते हैं। और स्लीप अगर हम इनएडिक्वेट ले रहे हैं और इनएडिक्वेट स्लीप और उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे जीवन के हर एक पहलू को टच करेंगी। ये दे कैन इवन क्रीप टू योर रिलेशनशिप्स और ये हमारी ओवरऑल जो वर्क कैपेसिटी है और ओवरऑल प्रोग्रेस है उसमें इंटरफेयर करेंगी। इसलिए जो स्लीप हाइजीन टिप्स हैं उनको आप फॉलो करें, टाइमली और एडिक्वेट स्लीप लें, रात के समय जो डिस्ट्रक्टिव म्यूजिक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम से कम करें और रोजाना जो है वो 7 से 9 घंटे की स्लीप जरूर लें। डॉक्टर सुनीता कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एम्स के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और मुझे पूरी उम्मीद है और भी आप जैसे योग्य डॉक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी की कमान में हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे, ताकि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का जो दायित्व है वो पाठकों तक, जनता तक, ऑडियंस तक पहुंचाना, उसमें आपने सोने बाद सुहागा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेते हुए दर्शकों से भी लेते हैं विदा। थैंक यू, नमस्कार।